गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम वर्णिका बुक से सेकेंड चैप्टर अर्थात ढाते विश्वास कहानी के बारे में जानेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी जो है, इसके कहानीकार सात कौड़ी होता जी हैं, जिनका जन्म जो है उड़ीसा राज्य के मयूरभंज नामक शहर में हुआ था और इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ था। ये उड़िया भाषा के प्रसिद्ध कहानीकार थे और इसीलिए इनकी कहानियाँ उड़िया भाषा में ही लिखी गई थी, किंतु इनका हिंदी में रूपांतरण या अनुदित करने का कार्य राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा किया गया है। और ये जो ढाते विश्वास कहानी हमारी पाठ्यपुस्तक में लिया गया है, यह लिया गया है उड़िया की चर्चित कहानियों से संकलित है या यहाँ से ग्रहण किया गया है। तो ये तो हम छोटी सी भूमिका देखे, लेखक कहानीकार के परिचय के बारे में जाने। अब हम लोग कहानी के बारे में जानेंगे, क्योंकि जब आप इस कहानी को सुन लेते हैं, एक बार अध्ययन कर लेते हैं कहानी के रूप में, तो इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न आएंगे या बनते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आप बड़ी आसानी से और सरलतापूर्वक दे सकते हैं। किसी प्रकार के प्रश्न को किसी भी प्रकार से घुमा कर क्यों ना पूछा जाए, लेकिन आप सहजतापूर्वक उसे आंसर उत्तर देने में सहज महसूस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ढाते विश्वास शीर्षक कहानी की प्रधान पात्रा, जिसका नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी के कुल मिलाकर 4 संतान हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। सबसे बड़ा संतान एक बेटा है जिसका नाम अच्युत है, और सबसे छोटा संतान छोटा लड़का है। बाकी 2 बेटियां जो हैं, इन दोनों के बीच में आते हैं। लक्ष्मी जो है वह एक गरीब दीनहीन महिला है और उसके पास उतनी आमदनी नहीं है जिसके द्वारा वो अच्छी पूर्वक ज़िंदगी को जी सके। यही कारण है कि लक्ष्मी का जो पति लक्ष्मण है वह कोलकाता में काम करता है, अर्थात कलकत्ता में जाकर रोजगार पाने के उद्देश्य से कलकत्ता गया था और कलकत्ता में ही वह नौकरी कर रहा था। लक्ष्मण को जितने भी पैसे आमदनी होती थी, उन पैसों को पूर्णतः लक्ष्मी के यहाँ भेज देने का वह काम करता था, किंतु उन पैसों से लक्ष्मी घर को चलाने में सामर्थ्य नहीं थी। इसलिए लक्ष्मी जो है वह गांव के ही तहसीलदार के यहाँ काम करती है और उससे जो आमदनी होता है, पैसे जो कमाती है, उन पैसों को और लक्ष्मण के द्वारा भेजे गए पैसों को जोड़कर घर का, परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करने का काम करती है, अर्थात घर को चलाने का वह काम करती है। लक्ष्मी घर में अपने संतानों के साथ वह अकेले रहती है, क्योंकि लक्ष्मी का जो ससुर थे उनका देहांत हो चुका था। तो घर में एक बड़े मर्द कोई भी नहीं था, सिर्फ लक्ष्मी थी और लक्ष्मी ही घर को चला रही थी। सोचिए कि लक्ष्मी का जो घर है वह मिट्टी का बना हुआ घर है, उसके जो ऊपर हैं अर्थात पुआल और घास फूस के छप्परों के द्वारा छाड़ दिया गया है और लक्ष्मी अपने बच्चों के साथ उसी गरीब जिंदगी को जीने के लिए टूटी फूटी घरों में जीवन व्यतीत कर रही है। इनके पूर्वज 1 बीघा ज़मीन छोड़ कर गए थे और वह भी ज़मीन को जोतने के लिए, खेत को जोतने के लिए लक्ष्मी कर्ज के रूप में या फिर दूसरे से मांग कर जो है हल लाती है और उस हल के द्वारा खेती करवाने का काम करती है। किंतु वह जो 1 बीघा भूखंड होता है, ज़मीन होता है, खेत होता है, वह प्राकृतिक आपदाओं की भेंट चढ़ जाती है और फिर उसे विवश होना पड़ता है। वह फिर अपनी, कह सकते हैं, गरीबी की पिशाच में वह बनते चली जाती है। फिर भी लक्ष्मी स्ट्रगल करती है, संघर्ष करती है और इन विषम परिस्थितियों से उबरने का काम करती है। लक्ष्मी का जो कहानी है वह उसके घर से शुरू होता है। यह सिर्फ लक्ष्मी की कहानी नहीं है, यह उड़ीसा के जन जीवन की कहानी है। लक्ष्मी तो सिर्फ इस कहानी की एक महत्वपूर्ण पात्र बनती है और इस पात्र को
अच्छी पूर्वक रोल भूमिकाओं को निर्वाह करती है। वह उड़ीसा वासियों की एक कह सकते हैं साहस बनती है, आत्मबल बनती है और उससे प्रेरणा लेकर ही लोग प्रेरित होकर बाढ़ जैसे विभीषिकाओं से उड़ीसावासी लड़ने का काम करते हैं। अब देखिए कि लक्ष्मी जब ससुराल आई थी और वह एक भयावह दृश्य को देखी, यानी बात 55 की है, जब लक्ष्मी ससुराल आई थी तो कुछ ही महीनों के बाद उड़ीसा में जो है एक बाढ़ आया था। अब देखिए यहाँ एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि ये जो ढाते विश्वास कहानी है तो ये उड़ीसा की कहानी है, उड़ीसा के जनजीवन की कहानी है, किंतु जो लक्ष्मी इस कहानी की पात्रा है उसका जो घर है देवी नदी के बांध के नीचे है। इसको भी याद रखना क्योंकि ऑब्जेक्टिव बना कर पूछता है। या तो फिर आप कह सकते हैं कि दलेई बांध से कुछ दूरी पर ही लक्ष्मी का घर स्थित था, जहां वो अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ जीवन व्यतीत करने का काम कर रही थी। तो 55 की बात है कि काफ़ी पहले तूफान आता है। तूफान आने के बाद जो है उस तूफान में लक्ष्मी का घर जो है उजड़ जाता है। सिर्फ लक्ष्मी का ही घर नहीं, वहाँ के सभी लोगों का घर उस तूफान में जो है तहस नहस हो जाती है। तूफान के बाद फिर क्या आ जाता है, सूखा आ जाता है, और इतनी कड़ाके की सूखा जो कि बीज तक भी सुखा देता है, अर्थात लोगों को खाने के लिए अनाज की कमी हो जाती है। इस प्रकार सूखा के बाद फिर एक आपदाएं आती है और वह बाढ़ आ जाती है। इस बाढ़ की भयावह स्थितियों में उड़ीसा के जनजीवन इतने प्रभावित होते हैं कि लोगों का जीवन अस्त से व्यस्त हो जाता है, और इसी बाढ़ की दृश्य में जो है लोगों का कमर टूट जाता है। इस बाढ़ की दृश्य को याद कर रही है लक्ष्मी। क्यों? क्योंकि आज वर्तमान में भी जो लगातार बारिश हो रही है वह बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है, थमने का नाम नहीं ले रही है। यही कारण है कि वह आशंकित हो जाती है, उसे शंका हो जाता है कि कहीं 55 की कहानी इतिहास पुनरावृत्ति तो नहीं कर देगी, क्योंकि इसी तरह से लगातार बारिश हो रही थी। उन बारिशों के कारण ही उसे याद आता है कि जिस समय बाढ़ आया था उस बाढ़ में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, जितने लोग थे सभी मर रहे थे, फसलों की बर्बादी हो रही थी, वृक्ष उखड़ रहे थे, सभी जगह जलमग्न हो रहे थे। यहाँ तक कि एक मरी हुई स्त्री के बगल में एक बच्चा पड़ा हुआ था। वो शायद इस आशा के साथ माँ से चिपका हुआ था कि माँ उठेगी और उसे प्यार स्नेह देगी तथा उसे गोद में बैठाएगी। इससे पहले कि वह माँ की सांत्वना को पाता, वनभोज सियार जो होते हैं उसे घसीटते हुए जंगल की ओर ले जाते हैं, और मानो वह भोज का एक माध्यम बनता है, सामग्री बनता है, और सभी लोग उसे मिलकर खाने का काम करते हैं। तो वह जो दृश्य भयावह है, वह दृश्य को आज याद कर कर लक्ष्मी की जो रूहें होती हैं वह काँप जाती हैं, उनकी रोंगटें खड़ी हो जाती है, और शायद इतिहास इसी की ओर संकेत दे रहा था। अंततः लक्ष्मी जो है अपने संपूर्ण संतानों के साथ जो है चिंतित दिखाई दे रही है, और फिर इस तरह से गांव में एक कोलाहल का वातावरण बन जाता है। कोलाहल का वातावरण यह है कि कभी भी दलई बांध टूट सकता है, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, और बांध से जो पानी है वह उफान की ओर आ रही है। तो हो सकता है वह तट, वह किनारा टूट जाए, और फिर दलई बांध का पानी संपूर्ण गांव में फैल जाएगी, और फिर वह बाढ़ का रूप ले लेगा। तो इसीलिए सभी लोग सतर्क थे, सावधान थे, और उधर गांव का पड़ोसी का सबसे पढ़ाकू लड़का था जिसका नाम गुणनिधि था, और वह गुणनिधि जो था वह अभी अभी कटक से पढ़कर यानी पढ़ाई को समाप्त कर कर गाँव लौटा था। यही कारण है कि गाँव वासी उसे रिस्पेक्ट देते हैं, आदर देते हैं, क्योंकि वह एक अच्छे विद्यार्थी, एक सज्जन के रूप में अपनी प्रतिष्ठा उस गांव में कमा चुका था। सबको उस पर भरोसा था, विश्वास था। इसीलिए गांव का जो सरपंच है वह गुणनिधि को बुलाता है और कहता है कि देखो गुणनिधि, तट बांध कभी भी टूट सकता है, नदी का किनारा पानी कभी भी लांघकर इस भूभाग पर फैल सकता है। इससे पहले तुम गांव में जाकर यह संदेश फैला दो, समाचार फैला दो कि आप लोग सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं, और आप लोग कभी भी इस गांव को खाली करने के लिए
सदैव तैयार रहें। इस तरह सरपंच के द्वारा जो सुझाव दिया गया था, गुण निधि उन सुझावों को अमल किया और गांव में प्रचारित करने का काम किया। इस प्रकार से उस भयावह स्थितियों को और समाचार को पाकर लोग दुखी हो गए और फिर से बांध की तरफ जो थे वह चल पड़े, क्योंकि उसे लक्ष्मी को याद है, आज भी याद है कि कई प्रकार के अर्थात जो कटक को बचाने के लिए, यहाँ देखिए लिखा गया है कि कटक को बचाने के लिए जो है उस पर बांध बनाया गया था और पत्थर से बांध बनाया गया था। अर्थात कटक को बचाने के लिए ही पत्थर से बांध बनाया गया था, ताकि वह बांध इतनी मजबूत हो जाए कि उसकी पानी कटक को जो है नष्ट करने का काम ना करे, कटक शहर को जो है वह हानि पहुंचाने का काम ना करे। और इसी तरह से महाराज ययाति केसर ने भी बांध बनाया था। अब सोचिए कि उड़ीसा का सबसे नदी जो बड़ी है उसका नाम महानदी है, और उस महानदी पर बनाए गए बांध को हम हीराकुंड बांध कहते हैं। सोचिए कि वैज्ञानिक पद्धति पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर हीराकुंड बांध बनाया गया था, इसीलिए ताकि उड़ीसा के जनजीवन प्रभावित बाढ़ से ना हो। लेकिन यह हीराकुंड बांध भी इन लोगों की रक्षा नहीं कर पाता है। अब इसी बांध के निर्माण में जो है लक्ष्मी का ससुर जो थे वह दबकर मर गए थे, अर्थात देहांत हो गए थे। यही कारण था कि लक्ष्मी का इस तरह से उनका व्यक्तित्व जो है, उसके घर के प्रति जो है गांव वासियों की सहानुभूति थी, क्योंकि यह घर पहले से ही सज्जनता का परिचय देते हुए समाज के लिए हमेशा लोग जीने का काम करते थे। तो गुण निधि का मैसेज आने के बाद फिर लोग एकजुट हुए और चलने का काम किए और आगे बढ़ने का कार्य किए। देखिए, नदी जो होता है वह नटखट शरारती बच्चों की तरह होता है और वह अपना नटखटपन दिखाने का काम करता है। मानव यह जानता है कि नदियों के किनारे बसने से कभी भी हमारी व्यवस्थाएं बाधित हो सकती है, हम नष्ट हो सकते हैं, फिर भी वह नदियों के किनारे ही बसते हैं। क्योंकि जितने भी जनपद का निर्माण हुआ, नगरों का विकास हुआ, सभ्यताओं का विकास हुआ, संस्कृतियों का विकास हुआ, वह नदियों से ही तो हुआ है, नदियों के किनारों से तो ही हुआ है। इसलिए मानव भी नदियों का साथ नहीं छोड़ता है और लाख विपदाएं आने के बावजूद भी मानव नदियों के किनारे ही अपना बसेरा डालने का काम करता है। आज यही नदी जो है अपनी विकराल रूप धारण कर लेती है और आगे बढ़ती है। तो गांववासी भी इन आपदाओं से लड़ने के लिए एकजुटता का परिचय देते हैं और संघ का निर्माण करते हैं। आप समझिए, जो पढ़ाकू लड़का गुण निधि था वह खुद भी एक प्रकार का कह सकते हैं कि दल का गठन किया था, और वह दल का गठन किया था स्वेच्छा सेवक दल। अर्थात स्वेच्छा सेवक दल का अर्थ होता है कि जिनकी इच्छाएं हैं, जो युवा चाहते हैं कि हम इस दल का सदस्य बने, तो सदस्यता को स्वीकार कर सकते हैं। और यह स्वेच्छा सेवक जो दल था वो आपदाओं से लड़ने के लिए कमर कसता था, प्रतिबद्ध होता था। तो गुण निधि इन दलों के माध्यम से बांध के किनारों को साधने के लिए, बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए आगे बढ़ता है और इनके साथ देने के लिए गांव के लोग भी साथ चलते हैं। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सब साथ में चलते हैं। जिसको जो बनता है वह काम करते हैं। जैसे इसमें बूढ़े लोग जो होते थे वह काम करने में असमर्थ थे, इसलिए वह लोगों को उपदेश देते थे। उपदेश देकर उनकी बल को बढ़ाने का काम करते थे, उनकी मनोबल को ऊंचा उठाने का काम करते थे। तो कोई मिट्टी लाने का काम कर रहा है, कोई बालू की बोरियां लाने का काम कर रहा है, कोई पत्थर लाने का काम कर रहा है, और सभी मिलजुल कर उस किनारों को बांधने का काम कर रहा है। इतना ही नहीं, इसी क्रम में लक्ष्मी जो है गुण निधि से पूछती है, क्यों छोटे, तुम टिक पाओगे, तुम मुकाबला कर पाओगे? तो वह गुण निधि कहता है, क्यों नहीं मौसी, क्योंकि वह मौसी कहता था लक्ष्मी को। तो वो बोलता है, क्यों नहीं मौसी, इस बांध को बनाने के लिए मानव ने ही तो प्रयास किया था। ये जितने भी बांध बने हैं सब मानव के द्वारा ही तो बनाया गया है, तो फिर हम क्यों नहीं बना सकते हैं? तब लक्ष्मी को लगता है कि ये लड़का पढ़ लिख कर बेकार नहीं हुआ है, यह कर्मठ है, मेहनती है, और यह मेहनत के द्वारा जो है आज गांव को हिफाजत करने के लिए आगे बढ़ा है। लक्ष्मी इन गुण निधि की सहायता करने के लिए अपने बड़े बेटे
अच्युत को भी लगा देता है और अपने बेटे पर भी लक्ष्मी को गर्व महसूस होता है कि यह बिल्कुल अपने पिता की तरह है, लक्ष्मण की तरह है, गठीला शरीर है, कर्मठ है, मेहनती है, परिश्रमी है, जी जान झोंक कर जो है नदियों को बांधने के लिए, किनारों को मजबूती देने के लिए वह लगा हुआ है, अपनी जान की बाजी को लगा दिया है। इस दृश्य को देखकर एक माँ जो है गर्वान्वित महसूस कर रही है कि हमने ऐसे बेटे को जन्म दिया जो आज जो है लोगों की रक्षा करने के लिए अपनी जान को खतरे के दांव पर लगा देने का कार्य किया है। ये जो अच्युत है वह भी दिन रात मेहनत कर रहा है उस किनारों को बांधने के लिए। परिश्रम करते हुए मानव आगे की ओर बढ़ रहा है और जल की धाराएं, जो नदियों की उबाल पानी है, वह मानव की परीक्षा लेने के लिए भी मानव की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये दो संघर्षों की एक दास्तान है। प्रकृति जो है अपनी जिद पर अड़ी हुई है और मानव के द्वारा किए गए अपराध का दंड देने के लिए वो आगे बढ़ रही है, तो मानव भी हठधर्मिता की तरह उस बाढ़ के प्रकोपों से लड़ने के लिए, डटकर मुकाबला करने के लिए कमर कसकर तैयार खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से ये सारी परिदृश्य दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें जीत प्रकृति की ही होती है। सोचिए, इन्हीं आपदाओं से बचने के लिए ही गांव में क्या होता था, एक टीला होता था। आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि गांव में एक टीला होता था और उस टीले पर ही क्या होता था, मेला लगता था, अर्थात चैत की संक्रांति में ही मेला लगता था। वहाँ एक देवी की मंदिर होती थी जिसको हम माँ चंडेश्वरी कहते हैं। माँ चंडेश्वरी के लिए लोग बलि देते थे, पूजा करते थे। क्यों? क्योंकि यही देवी हमारी विपदाओं के समय, विपत्ति के समय ढाल बनकर हम लोगों की रक्षा करेंगे। लेकिन आज यहाँ भी लोगों को निराशा हाथ लगती है। कहा जाता है कि मानव जब एक मानव से निराश हो जाता है तो फिर वह देवी देवताओं पर अपनी आस्था को झोंक देता है, भरोसा करता है, विश्वास करता है। लेकिन आज इस बाढ़ की भयावह स्थितियों से यह माँ चंडेश्वरी भी बचा नहीं पाती है, जिसके कारण भगवान के ऊपर से भी लोगों का भरोसा टूट जाता है। जैसे ही खबर मिलती है कि तटबंध जो हैं टूट चुके हैं, लोगों के बीच भगदड़ मच जाती है। लेकिन लोग पहले से ही क्या किए थे, पशु पक्षियों को अर्थात पशुओं के पगों को खोल दिए थे, आज़ाद कर दिए थे, क्योंकि हर एक जीव अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करता है। और लक्ष्मी जो है पहले से व्यवस्था कर चुकी थी, चूड़ा गुड़ अर्थात खाने वाले कुछ सामान जो थे वह पैकिंग कर चुकी थी। लेकिन जैसे ही समाचार मिलता है कि नदी का बांध टूट चुका है, लोग भागना शुरू करते हैं। इस जल की बहाव की जलधाराओं में लोग बहना शुरू हो जाते हैं। जान बचाने के लिए जिसको जैसे आवश्यकता पड़ी वो काम करना शुरू किए। समझिए कि टीले के ऊपर ही एक स्कूल था, विद्यालय था, 4 कमरे वाला विद्यालय था। उन 4 कमरों में लगभग 200 व्यक्ति खचाखच उस कमरे में भर गए। लेकिन फिर भी वहाँ लोग अट नहीं पाए। कई लोग तो उस कमरे के छत के ऊपर लोग खड़े हो गए। पानी की भयावह जलधाराएं जो बह रही थी, वो समझिए कि उन कमरों से ऊपर होते हुए जो छत पर खड़े हुए थे, उनके घुटने तक पानी आ गई थी। जब छत के ऊपर व्यक्ति के घुटने तक पानी आ गया तो जो कमरे में थे वह उनकी स्थिति क्या हो रही थी। अर्थात इस जल की धाराओं में, इस जल के बहाव में लोग बहते हुए जा रहे थे और इस दृश्य को देखकर लोग जो थे कल्पित हो जाते थे, उनमें एक भय, डर उत्पन्न हो जाता था। इस दृश्य में दिखाया गया कि विशाल बरगद के पेड़ जो होते हैं, लंबे लंबे ताड़ के जो पेड़ होते हैं, पीपल के जो वृक्ष होते हैं, सब जड़ सहित उखड़ कर जलधाराओं में बह रहे हैं। हर कोई अपने अपने सगे संबंधियों को खोज रहे हैं। जिस तरह से प्रकृति अकेला नहीं आता है, सगे संबंधियों के साथ आता है। जैसे तूफान आया, तूफान के बाद सुखाड़ आया, सुखाड़ के बाद बाढ़ आई, ठीक उसी तरह से मानव भी इस बाढ़ में बहते हुए अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों को ढूंढ रहा है। सोचिए, पति पत्नी को ढूंढ रहा है, बाप बेटा को ढूंढ रहा है, माँ बेटी को ढूंढ रही है, बेटी माँ को ढूंढ रही है।
यानी हर कोई ढूंढने का ही काम कर रहा है, हर कोई बचाने की आवाज़ ही दे रहा है, लेकिन बचाने वाले कम और मरने वालों की संख्या ज़्यादा थी। इसीलिए जो कोलाहल था, जो हल्ला था, जो हाहाकार था, उस हाहाकार में सभी लोग बहते हुए जा रहे थे। इस दृश्य को देखकर एक प्रकार की जो भावनाएं भावुकता में बह जाती है। सोचिए उड़ीसा का जनजीवन कितना प्रभावित हो गया। इसी बहाव में लक्ष्मी भी बहती है, और लक्ष्मी क्या करती है, एक बरगद के डालियों को पकड़ लेती है और साथ ही साथ जो साड़ी पहनी हुई थी उन साड़ी को खोलकर जो है लक्ष्मी बरगद से अपने शरीर को बांध लेती है डालियों से, ताकि वह बह ना सके, और इस तरह से वह अपनी जान को बचाने के लिए संघर्ष करती है। यह तो लक्ष्मी की स्थिति थी, लेकिन गांव की स्थिति और भी से भयानक था। लोग मुर्दे की तरह उस जलधाराओं में वेगों में बहते हुए चले जा रहे थे। इस प्रकार से लक्ष्मी कुछ संघर्ष करने का काम तो की थी। अब आप देखिए कि इसमें बताया जाता है कि नदियां जो हैं वह किनारों को लांघती है और लांघ कर मनुष्यों के किए गए कर्तव्यों को, अपराधों को दंड देने का काम भी करती है। आप गलती करेंगे तो प्रकृति आपको दंड देने का काम करेगी ही। आप सोचिए, जब लक्ष्मी संघर्ष कर रही थी, अपनी आंखों से दृश्य देख रही थी, इस दृश्य को देखते हुए लक्ष्मी बेहोश हो जाती है। लक्ष्मी को कब होश आता है खुद लक्ष्मी को ही पता नहीं है, लेकिन जैसे ही लक्ष्मी को होश आता है वह एक बहते हुए मरे हुए बच्चों को गोद में उठा लेती है, सीने से लगा देती है, उसे स्तनपान कराती है, दूध पिलाने का काम करती है। लक्ष्मी को ऐसा लगता है कि यह जो बच्चा है वह उसका बेटा है, लेकिन वह उसका बेटा नहीं था। लक्ष्मी के अंदर हम ये गुण को देखते हैं कि उसके अंदर जो है वह ममता का गुण भरा हुआ है, मातृत्व गुण भरा हुआ है, वात्सल प्रेम छिपा हुआ है। वह एक साहसी महिला है, वह एक पराक्रमी महिला है, वह एक सामाजिक महिला है, और समाज के लिए वह भी अपने प्राण को दांव पर लगा सकती है। अपने परिवार के सदस्यों को भी समाज और गांव की रक्षा करने के लिए वह झोंक देने का काम करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लक्ष्मी सामाजिक महिलाएं भी है। लक्ष्मी जो है वह बाधाओं से, विपत्तियों से नहीं डरती है, नहीं घबराती है। हर एक विषम परिस्थितियों से वह लड़ती है और लड़ते हुए वह आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार यह कहानी बाढ़ के रूप में उड़ीसा के जनजीवन को जिस तरह से प्रभावित करता है उसके बारे में निरूपित करने का काम किया है कि उड़ीसा में जैसे ही बाढ़ आता है, बाढ़ आने से फसलों की बर्बादी हो जाती है, पेड़ पौधों की बर्बादी हो जाती है, घरों की बर्बादी हो जाती है, घर में रहने वाली संपत्तियों की बर्बादी हो जाती है, मृदाओं की कटाव होना शुरू हो जाता है, अर्थात जनजीवन इस तरह से प्रभावित हो जाता है और फिर उड़ीसावासी इन गरीबी की चक्की में पिसते चले जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिहार भी इसी बाढ़ से प्रभावित है जैसे उड़ीसा प्रभावित है। बिहार का उत्तरी भाग जो है वह बाढ़ से प्रभावित है, तो बिहार का दक्षिणी भाग जो है वह सूखा से प्रभावित है। उड़ीसा और बिहार में समानता है, जैसे उड़ीसा प्राकृतिक आपदाओं का भेंट चढ़ जाता है, वैसे बिहार भी प्राकृतिक आपदाओं की भेंट चढ़ जाता है। बिहार भी सूखा और बाढ़ से हमेशा छत विछत हो जाता है और यहाँ के लोगों का भी जनजीवन प्रभावित होते हुए देखा जाता है। चलिए, यह कहानी यहीं समाप्त होती है।